प्रिय विद्यार्थियों, बेटा पिछली जो वीडियो थी हमने वो हरियाणा बोर्ड स्पेशल 12th क्लास का जो 2018 का बोर्ड का जो पेपर था वो सॉल्व करवाया था। और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि 12th क्लास के जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं वो मैं सारे सॉल्व करवाऊँगा, एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे करवाऊँगा। क्योंकि और सीबीएसई का भी पेपर जो है 2020 का वो मैंने सॉल्व करवाया है, उसकी वीडियो अपलोड की है। और आज जो हम पेपर सॉल्व करवाएंगे वो 2017 का है, हरियाणा बोर्ड का क्लास 10th का जो पेपर है जो बोर्ड में आया हुआ था, तो हम उसको सॉल्व करवाएंगे। देखो, इसके सॉल्व करवाने के पीछे एक रीज़न है। आप बच्चों, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, ठीक है, सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं, सब कुछ पढ़ रखा है। बट जो पेपर का जो फोबिया दूर करने के लिए कि जो पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं, बच्चे का ये सस्पेंस रहता है कि ABCD ऑप्शन जो है वो पता नहीं उसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन गलत होगा या नहीं होगा। बस उनको थोड़ा लिखना नहीं आता, क्योंकि जो 10th क्लास के बच्चे हमारे छोटे बच्चे होते हैं बेटा, उनको लिखने का थोड़ा सा तरीका नहीं आता बोर्ड के पेपरों में। तो मैं भी थोड़ा सा इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए हमने ये मैं सोल्व करवाने की सोच रहा हूँ। तो मैं 10th के भी प्रत्येक पेपर जो सोल्व करवाऊँगा, हरियाणा बोर्ड हो चाहे CBSE हो। क्योंकि CBSE का सोल्व इसलिए करवाना पड़ रहा है क्योंकि उसमें जो बेसिक और स्टैंडर्ड को लेके बड़ा ही हवा बनाया हुआ है कि बेसिक का जो पेपर ऐसा आएगा और स्टैंडर्ड का जो पेपर आउट ऑफ सिलेबस आएगा। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मैंने सोल्व भी करवाया है अभी 2020 का जो, और वो स्टैंडर्ड का पेपर ही मैंने सोल्व करवाया है, ठीक है, CBSE का। तो अब इसको हरियाणा बोर्ड का हम सोल्व करवाने जा रहे हैं। मेरे पास 2017 का जो पेपर है, अब देखो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ़ HCF दे रखा है 306, ठीक है, एंड L 2 नंबर का 657 इज HCF ऑफ, यहाँ पे ऑफ है, इज 9 और LCM बताना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है बेटा 2 नंबर का HCF LCM की और 3 नंबर की। तो जब अगर 2 अगर इंटीजर गिवन है, ये मेरे पास क्या होते हैं, इंटीजर, 2 इंटीजर है, तो उस केस में अगर HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो यहाँ पे HCF होगा। अब मेरे पास क्या पूछ रहा है बेटा, LCM पूछ रहा है ये, ठीक है। तो A इंटू बी डिवाइड बाई HCF, ठीक है। तो A कितना दे रखा है, ये A होगा और ये क्या होगा, B। तो यहाँ से 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। अब देखो 9 पे कट जाएगा, 7 पे 2 3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 73 को 6 से 38 और 73 को 3 से 21 और 28, 22-38 के आसपास आ रहा है कोई ऐसा, हाँ बिल्कुल 22,338 ये ऑप्शन। और ऑप्शन क्या आएगा इसका, बी, ये आंसर आएगा बेटा, समझ में आया, हाँ। अच्छा, अब देखो यहाँ अगर ये, अब तो ये 1 नंबर में पूछ रहा है, अगर ये लेंथी में क्वेश्चन पूछता है तो बेटा आप लोगों ने HCF और LCM 2 तरीके से पढ़ रखा है। क्या, इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम से HCF LCM फाइंड आउट करते हैं एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से। माइनर डिफरेंस है उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये देखो प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों होता है, वो सारी बातें अब डिटेल में करने का तो हमारे पास समय है नहीं, बट वो सारी बातें अगर मैं डिटेल में बताऊं कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों कहते हैं और इसको इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम भी क्यों कहते हैं। तो अब सेकंड जो क्वेश्चन क्या कहता है बेटा कि जीरोज़ फाइंड आउट करने हैं, मुझे जीरोज़ फाइंड आउट करने हैं और मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है -3, इसको 0 के इक्वल। अब फैक्टर बनाते समय हमेशा पहले और तीसरे की मल्टीप्लाई करनी है, क्या आएगा, गुणा करते समय तो -18 और जोड़ करें तो -7, तो इसका मतलब -9 + 2 लिख सकता हूँ, -7 और मल्टीप्लाई करेंगे तो -18। तो यहाँ से क्या आएगा, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x कॉमन, तो 3x कॉमन आएगा, तो 2x माइनस 3, इसमें से कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कॉमन क्या आएगा बेटा, 1।
तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, तो 2x माइनस 3 और यहाँ से 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3/2, यहाँ से -1/3। अगर ये कोई ऐसा ऑप्शन हो कि x की वैल्यू 3/2 -1, ऐसा कौन सा ए, ये ऑप्शन क्या है मेरे पास ए, ये मेरे पास क्या आएगा बेटा, रिक्वायर्ड आंसर आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, इसको ध्यान से पढ़ के जाना बेटा, मैं बार बार बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन को। अब a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, और 1 मार्क्स के लिए अगर इसमें ऑप्शन लिख देता हूँ कि मेरे पास गिवन है, क्या दे रखा है इसने गिवन, कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। क्या ट्रू होगा, इसमें ऑप्शन में है, एक तो यूनिक सॉल्यूशन पूछ रहा है कि कौन से केस में यूनिक होगा, और इसमें पूछ रहा है कौन से केस में नो सॉल्यूशन होगा, और कौन से केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और डी के केस में पूछ रहा है ये नन ऑफ दी। ठीक है, इक्वेशन हमने लिख ली, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x b2y c2 ये 0 हो गया। ठीक है, और ट्रू, ये सारा ऑप्शन। अब इसको ध्यान से देखते हैं बेटा, ये हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, बट मैं इसको तीनों कंडीशन जो होती है हमारा, जो ये थर्ड चैप्टर का, अब बच्चों को दिमाग में आना चाहिए बेटा, ये क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो कहाँ से पूछ रहा है, ये क्वेश्चन हमारा जो थर्ड चैप्टर है 10th क्लास का, तो उसका क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का। तो उस केस के दौरान हम क्या पढ़ते हैं बेटा, सबसे जो पहला जो ए पार्ट इसमें पूछता है, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो लाइन क्या होगी, लाइन जो होगी वो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, जो लाइन का क्या होगा बेटा, इस केस में हमेशा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कब, जब ये कंडीशन हो। अब सेकंड थिंग हमारे पास ये है क्या, कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इस केस के अंदर जो लाइन है वो कोइंसाइड करेगी, कोइंसिडेंट करेगी, एंड कौन सा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और थर्ड केस में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इस केस में जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी। ठीक है, पैरेलल होगी, एंड इस केस में नो सॉल्यूशन होगा। इस तीनों में से कोई एक पूछने के चांस होते हैं। यूनिक केस के अंदर हमारे पास जो लाइन होगी वो इंटरसेक्ट करती है। अगर ये भी आ जाए, इंटरसेक्ट एंड यूनिक, इंटरसेक्ट ये भी लिख लो। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको तीनों बता दिए हैं। अब ये हमारे पास गिवन है, तो इसका मतलब इसमें कोइंसिडेंट करेगी लाइन, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। तो इसका जो आंसर है ये सी आएगा। इसका जो आंसर है वो क्या आएगा बेटा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी। ठीक है, इन तीनों में से, इस तीनों को ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट। ये इन तीनों में से बेटा एक कंसेप्ट पूछने के चांस होते हैं। अब देखो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, माइनर सा डिफरेंस है, इसमें इक्वल है, इसमें नॉट इक्वल है, इसमें इक्वल नहीं। यहाँ पे पहले अब यही समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन कहाँ से उठाया है, सिर्फ यही चेक करना है आपको। क्वेश्चन आपने सब कुछ पढ़ रखा है, डीमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है बेटा, आपने सब कुछ पढ़ रखा है। पेपर का ये ऐसा पेपर का सॉल्यूशन होता है जो आप ईजिली कर सकते हो। बस थोड़ा सा आप अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो इससे डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। और भी क्वेश्चन होते हैं जो आप ईजिली तरीके से उसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो हम थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या कह रहे हैं, 4 जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्या कह रहा है मेरे पास, कोई एपी की सीरीज़ गिवन है, 15th टर्म, ये 15th टर्म ऑफ एपी ये फाइंड आउट करनी है। और सीरीज़ है 1/3, 5/3 एंड 9/3, 13/3, ये सीरीज़ गिवन है। ठीक है, तो जब सीरीज़ के बारे में, एपी के बारे में बात होती है तो बेटा फर्स्ट टर्म 1/3 कॉमन डिफरेंस हो गया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये सोल्व करते हैं तो एलसीएम सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट होगा। तो इट मीन्स क्या होगा,
4/3। अब A15 TH लगा हुआ है तो कौन सी कंसेप्ट आता है बेटा, जनरल टर्म या nth टर्म ऑफ AP। और ये कौन से चैप्टर में पढ़ते हैं हम, ये चैप्टर नंबर 5 जो AP का कंसेप्ट है उसका सवाल उठाया हुआ है यहाँ से। तो इसका TN या AN जो होता है वो किसके इक्वल होगा, A + n-1 इंटू D के इक्वल। ठीक है, अब A = 1/3, n की जगह कितना हो गया, n = 15 है तो 14 और D की वैल्यू कितनी होगी 4/3। तो 1/3 + 56/3 तो ये एलसीएम सेम है तो 57/3 = 19 इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। और ये है ऑप्शन डी, इसका जो ऑप्शन है डी ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बेटा थर्ड टर्म ऑफ एपी, थर्ड टर्म एपी की जो थर्ड टर्म है वो दे रखी है 5, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और सेवन्थ टर्म है जो A7 = कितना दे रखा है बेटा 13, और इसको डी फाइंड आउट करना है। तो बेटा जनरल टर्म का ये फॉर्मूला मैं लिख चुका हूँ, तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, A + 2D = 5 और A + 6D = 3। इन दोनों इक्वेशन को हम बारी बारी से सोल्व करेंगे। ठीक है, अब हमें कोफिशिएंट बराबर करने हैं। अभी हमारे पास दो वेरिएबल है, एक तो A है और एक D है, ये भी एक अपने आप में वेरिएबल है, तो ये दोनों प्लस है। तो इसका मतलब ये एक दूसरे को कब कैंसिल आउट करेंगे, जब दोनों के सिंबल अपोजिट होंगे। तो इसका मतलब ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गए, तो एक दूसरे कैंसिल आउट करेंगे तो ये माइनस का 4D हो गया। 13 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस कितना, -8 आ गया। ये एक दूसरे को सिंपल कैंसिल आउट, तो D = 2। अब D = 2 आ गया तो बेटा इसका ऑप्शन क्या आएगा, बी इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। समझ में आया? हाँ, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो बेटा मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसका सारे क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन दोबारा करवाऊंगा। ठीक है, अच्छा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये रखा है। क्या कह रहा है बेटा, एक ट्रायंगल दे रखी है हमारे ना, एक डायग्राम दे रखा है, फिगर दे रखा है, क्या ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OAB के। ठीक है, और BOC ट्रायंगल BOC = 100 डिग्री है। ठीक है, और ट्रायंगल ODC = 60। और फाइंड करना है ट्रायंगल OAB को, और इसने दो पैरेलल लाइन दे रखी है बेटा। ठीक है, इसके बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ये होगी, और एक लाइन ये होगी, और इसने यहाँ से इसको A और ये O पे कट कर रही है, ये C पे कट कर रही है। ठीक है, और ये B पे कट कर रही है, D पे कट कर रही है। और इसने कह दिया ये जो एंगल दे रखा है 60 डिग्री का दे रखा है, और जो ये एंगल दे रखा है बेटा 100 डिग्री का दे रखा है। चलो अब ये देखो, ये पूछ रहा है ये दोनों जो है ODC और OAB दोनों कौन से ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो Z बनता नज़र आ रहा है बेटा आपको, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट है कि ये 60 डिग्री हो गया, तो ऑब्वियसली बात है बेटा जो ये एंगल भी क्या होगा 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब देखो ये जो लाइन है AC, C और A, ये कौन सी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है जो लीनियर। तो लीनियर पेयर एंगल का जो कंसेप्ट है वो जो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का बनेगा बेटा 180 डिग्री। तो अगर ये इसको ट्रांसवर्सल कट करता है, टोटल एंगल 180 का है, तो ये तो 100 डिग्री तो बना रहा है, तो इसका मतलब 80 डिग्री और बचा है। तो ये जो एंगल हो गया ये कितना हो गया बेटा 80 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री का हो गया। अब ये एंगल A पे जो एंगल है ये फाइंड आउट करने के लिए कर रहा है। तो बेटा ट्रायंगल के तीनों जो एंगल होते हैं उनका जो सम होता है, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है क्या, कि एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B तीनों का जो सम है वो कितने डिग्री हो गया 180 डिग्री। तो 80 और 60 को जोड़ूंगा तो कितना आ गया बेटा 140। अब 140 180 में से 140 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा कितना आ गया 40 डिग्री। और करने का तरीका क्या रहेगा, ये जो अब हम बात कर लेते हैं इन जो ट्रायंगल AOB को। ठीक है, तो यहाँ से मैं सिंपल एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B = 180 डिग्री हो गया। एंगल A मुझे फाइंड आउट करना है और ये मेरे पास गिवन है, तो 180 माइनस 140 = 40 डिग्री, ये एंगल A की वैल्यू होगी। तो इसमें जो ऑप्शन है D, हाँ
डी इसका जो करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया बेटा? हाँ चलो अब इसको मैं रब कर देता हूँ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत ही सिंपल। बस जो बच्चों ने जो पढ़ रखा है, पजल होने की ज़रूरत नहीं है बेटा। जो चीज़ पूछ रखी है और किस में से उठा के पूछ रखा है, छठे चैप्टर में से। बस आपको ये एनालाइज करना है। पढ़ सब कुछ रखा है आपने बेटा, सब कुछ आता है। डीमोरलाइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको जस्ट ये जज करना है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रखा है। माइंड में वही फॉर्मूला और उसी चैप्टर की तरफ माइंड घूमना चाहिए कि ये कहाँ से उठा रखा है और मुझे इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। बस यही की पॉइंट। अब जो समय ऐसा आ गया है कि अब आपको सिर्फ कोई भी चैप्टर का या कोई भी मैथ्स का जो है वो वन शॉट रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है? हाँ, उसके बाद क्वेश्चन आता है 7th। देखो 7th क्वेश्चन कहाँ से उठा रखा है, इसमें ये देखते हैं। एक रेशियो ऑफ साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। अब दो सिमिलर ट्रायंगल है 2:3। ये रेशियो ऑफ साइड। अब ये रेशियो ऑफ साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट आते दिमाग में घूमना चाहिए बेटा। बात कर रहा है 6.3 एक्सरसाइज की, चैप्टर 6 का, और छठे चैप्टर की एक एक थ्योरम। क्वेश्चन एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करवाऊंगा और ऑप्शनल एक्सरसाइज भी मैं सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से वो पूछता है। अब एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो उस केस में अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मान लो डी ई एफ है और उसका साइड का रेशियो अगर हम इक्वल करेंगे, साइड का रेशियो की क्या हो जाएगा, मान लो ए बी कोई भी ट्रायंगल है तो डी इसका साइड का रेशियो के बराबर होगी। तो ऑब्वियसली बात है कि 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, तो 4:9 इसका आंसर होगा। 4:9 इट मीन्स इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, सी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बेटा कि फ्रॉम पॉइंट पी द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फ्रॉम पॉइंट पी लेंथ ऑफ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल is 24 centimeter and distance of P from सेंटर से जो दूरी है वो कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। और फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल। अब देखो रेडियस ऑफ सर्कल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। बोर्ड का सबसे बेस्ट है कि सारे कॉम्बिनेशन उठाता है और बहुत ही अच्छी बात है, हर किस चैप्टर को टच करता है। अब देखो स्टेटमेंट पढ़ो, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब फ्रॉम पॉइंट पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो मैं ये एक मेरे पास सर्कल हो गया, सपोज करो ये पी हो गया, यहाँ से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है? पी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये सर्कल और लाइन जो है टेंजेंट लाइन उसको ए पे कट कर रहा है। ये सर्कल का सेंटर हो गया ओ। ठीक है? अब यहाँ से जो डिस्टेंस है ये भी रेडियस, अब देखो ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी। जहाँ पे टेंजेंट लाइन और जो ये परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेगी, और यहाँ से ये दूरी ये पूछ रहा है बेटा, हम इसको मिला सकते हैं। यहाँ भी बात तो एक ही है। अच्छा अब देखो यहाँ से दूरी कितनी है, 24 सेंटीमीटर, और ये कितनी है बेटा, 25। अब यहाँ पे जो ट्रायंगल जो कंसेप्ट नज़र आ रहा है, ये 90 के बिल्कुल सामने का जो कंसेप्ट, 90 के बिल्कुल जो सामने जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से बनाऊँ तो बेटा ये ऐसा कंसेप्ट कह रहा है, ये ऐसा कह रहा है क्या कि ये ए है, सॉरी ये ए हो गया, 90 डिग्री एंगल हो गया, इसके जो साइड सामने साइड 25 हो गई, ये पी हो गया, और ये क्या हो गया ओ। ठीक है? ओ से लेके ए, इट मीन्स आर फाइंड आउट करना। तो अब समझ में आ गया हाइपो क्या है बेटा। ये जो साइड है ये हाइपो होगी, और ये क्या होगी मेरे पास, ये बेस होगी। ठीक है? ये क्या होगी बेटा, बेस होगी, और ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है? अब परपेंडिकुलर होगी। अब मैं पाइथागोरस का कंसेप्ट लगाता हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपो का स्क्वायर। अब हाइपो क्या है मेरे पास,
ओ पी का स्क्वायर, तो ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। तो ओ पी कितना है 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए कितना दे रखा है आर का स्क्वायर प्लस ए पी कितना दे रखा है 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना करूँगा 625, 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 49, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अगर ये आंसर है तो ये हमारा आंसर होगा, ये है बिल्कुल डी। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा डी मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। समझ में आया? अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास जो 10th क्लास का ये पेपर का सॉल्यूशन, और मैं सारे पेपर के सॉल्यूशन करवाऊंगा बेटा एग्ज़ाम से पहले। मैं सारे पेपर के जो सॉल्यूशन है वो मैं करवाऊंगा, डेफिनेटली करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 देखते हैं बेटा। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट टू दिस सर्कल। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल कितने पे कट करेगा 2 रिक्वायर्ड है, इसमें तो करने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर क्या आ जाएगा बी, ठीक है। अच्छा, 10th जो क्वेश्चन क्या कहता है कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, सपोज करो ओरिजिन से पॉइंट की दूरी, ओरिजिन ओ पे पॉइंट क्या होगा 0 0, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी 0। यहाँ से पॉइंट जो है वो क्या होगा बेटा 5 एंड -7, ठीक है। तो इसको x1 y1 और ये x2 और y2 डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला। अब डिस्टेंस पूछ रहा है तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा 5 इसमें से 5 का स्क्वायर प्लस -7 माइनस 0 का स्क्वायर। तो इसका मतलब 25 रूट 25 49 74, ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा ए इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, 11th जो कहता है कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस सपोज करो ए का दे रखा है 1 -1, ठीक है, और बी का दे रखा है -4 एंड 6, सी का दे रखा है -3 एंड -5, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप लोगों को पता है बेटा क्या होता है 1/2 डायरेक्टली x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। एरिया ये होगा, ये वैल्यू जो हमारे पास है इसमें पुट करनी है। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, इसको थोड़ी देर के लिए x2 मान लो, y2 मान लो, इसको बेटा x3 और y3। जहाँ इस फॉर्मूले में x1 नज़र आए वहाँ पे 1 रखो, जहाँ x2 नज़र आए -4, जहाँ भी x3 नज़र आए इनमें से वैल्यू उठा के रखो। तो बेटा जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दो, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका आ जाएगा। मैं इसको रख देता हूँ, ठीक है बेटा। हाँ, चलो अब देखते हैं क्या, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन जो आता है हमारा 11th हो गया, 12th बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है उसको कवर कर रहा है ये। अब टेंजेंट ए दे रखा है, टेंजेंट ए की जो वैल्यू दे रखी है बेटा वो दे रखी है 5/12, ठीक है। और ये फाइंड कोस ए की जो वैल्यू है उस पर। अब देखो ये फोकस किस पे करने के लिए कह रहा है ए पे। अब हमने एक लॉजिक पढ़ा है बेटा PBP और HHB, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोलते हैं उसको। तो यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ये किसका कंसेप्ट होता है बेटा साइन थीटा का। अब देखो यहाँ से मैं एक ट्रायंगल बना के समझा देता हूँ आप लोगों को। ये A हो गया बेटा, ये B हो गया और ये C। अगर मैं इस पे फोकस करता हूँ, अगर इस पे फोकस करता हूँ तो इसके बिल्कुल सामने एक साइड ये क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, और ये क्या होगी ये बेस हो गई, और ये क्या होगी बेटा हाइपो हो गई, ठीक है। अब ये ए पे, अगर ए पे है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो साइन ए के इक्वल होगा, बेस अपॉन हाइपो इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया कोस ए के इक्वल हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेंजेंट ए के इक्वल होगा। और अब ये क्या दे रखे बेटा मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इट मीन्स परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होगी वो 5 होगी और बेस की जो वैल्यू होगी वो 12 होगी। पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपो निकाल सकते हैं, ठीक है।
पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकाल सकते हैं, हाइपो। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ रखा है बेटा, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर 144 और 25 इज इक्वल टू 169। हाइपो की वैल्यू कितनी आ गई, 13। तो यहाँ पे हाइपो इज इक्वल टू 13। अब देखो कोस ए की, अब कोस ए किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन हाइपो। तो बेस कितना दे रखा है, 12, हाइपो 13। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो 12 अपॉन 30 आंसर, रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, और इसका जो आंसर ऑप्शन आ रहा है बेटा डी जो है इसका रिक्वायर्ड ऑप्शन है। मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की। ठीक है, और 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। देखो ये जो कंसेप्ट आ रहा है, ये टेबल, जिन बच्चों को बेटा टेबल याद नहीं है वो टेबल ज़रूर याद करके जाएं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और टेबल जो है उसका मैंने बनाने का तरीका भी वीडियो में अपलोड किया हुआ है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें बेटा, आपको ईज़िली तरीके से समझ में आएगा क्या है। ठीक है, और फिर भी हम एक चैप्टर 8 हम 10th क्लास का हम सारी चैप्टर कवर करवा चुका हूँ। तो उस दौरान मैंने आपको बताया था कि हमने क्वोशेंट रिलेशन के बारे में पढ़ा था कि जो टेंजेंट है, अगर आपको नहीं पता है तो बेटा टेंजेंट किसके इक्वल होता है, साइन अपॉन कोस के। ठीक है, यहाँ थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब ये 30 डिग्री का जो केस ले रहे हैं हम, टेंजेंट 30 डिग्री का, तो ये साइन 30 डिग्री अपॉन कोस 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1/2, कोस 30 की वैल्यू √3/2। ये कैंसिल आउट होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/√3। ये किसकी वैल्यू होगी, टेंजेंट 30 की। तो मैं वैल्यू रखूँगा 1/√3 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस √3 का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होगा बेटा, 1 माइनस 1/3 और 1 प्लस 1/3। एलसीएम लेंगे तो ये 3 माइनस 1 2/3 हो गया, और ये 4/3 होगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 1/2। अब देखो, अब मेरे पास जो इसका ऑप्शन दे रखे हैं पहले वो देखो। ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है कोस 60 डिग्री। ठीक है, और जो बी ऑप्शन, क्योंकि 1/2 वैल्यू आ गई टेंजेंट 60 डिग्री की। सी जो ऑप्शन दे रखा है वो साइन 60 डिग्री की, और डी जो ऑप्शन है वो टेंजेंट 30 डिग्री की। ठीक है, अब बेटा टेंजेंट 60 और 30 तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि जब टेंजेंट 30 की 1/√3 आती है तो इसकी जो वैल्यू है 1 की √3 भी आएगी। ठीक है, इसको तो छोड़ दो। अब साइन 30 की वैल्यू हम क्या रख रहे थे, 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/, और साइन 60 की वैल्यू, ये साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ चुकी, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका एक ही ऑप्शन बचता है, कोस 60 की वैल्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी, 1/2 के। तो मेरे पास ये रिक्वायर्ड आंसर ए होगा। ठीक है, ऐसे ऑप्शन को इस तरह सोल्व करना बेटा। ठीक है, और ये अगर आपको पता हो ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया है, तो बेटा 8.4 एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन उठा रहा है, और उसकी वीडियो को मैं एक एक अच्छी तरीके से उसका इंट्रोडक्शन भी करवाया था मैंने, आप उसको ज़रूर देखें। ठीक है, अब देखो 14th जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रहा है। थोड़ा सा है इजी, बहुत ही इजी है, बट थोड़ा सा क्या है, लॉजिक का क्वेश्चन दे रखा है कि द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस। इसमें क्या कह रखा है, द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का रेशियो दे रखा है, और डायामीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का जो डायामीटर दे रखा है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं क्या, 2π/1, और इसका दे रखा है π/1, और क्या दे रखा है 1/1, और डी का जो ऑप्शन है ये नन। ठीक है, अब देखो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब सर्कल की जो सरकमफेरेंस होती है बेटा वो 2πr होती है। ठीक है, अब डायामीटर ऑफ सर्कल को हम डी से डिनोट कर देंगे। अब हमें पता है कि जो रेडियस है उसका डबल कर दूंगा, अगर मैं रेडियस को 2r कर दूंगा तो बेटा किसका होगा, डायामीटर, और अगर मैं इसका रेडियस का हाफ कर देता हूँ
तो ये डायमीटर का हाफ हो, अब देखो अगर मुझे रेडियस निकालनी है तो डायमीटर का हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, इसको 2r जो है पाई इंटू ये 2r को मैं क्या लिख सकता हूँ, d लिख सकता हूँ। तो रेशियो ये कितना आ जाएगा, d। एक दूसरे को अगर रेशियो का मतलब डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा बेटा पाई रेशियो 1। ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो पाई रेशियो 1 का इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा बेटा, b, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर देखो, पता भी नहीं लगा हमने कितने 14 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, 15 द रेडियस ऑफ बेस ऑफ कॉन। कॉन के बारे में बात हो रही है, कॉन के बारे में बात हो रही है। तो बेटा कॉन किस में पढ़ा था, 13 चैप्टर में, 13वां जो चैप्टर है वॉल्यूम सरफेस एरिया सॉलिड का, उसमें कौन, तो उसमें कौन के हम 3 फॉर्मूले पढ़ते हैं। क्या क्या, वॉल्यूम ऑफ कौन भी पढ़ते हैं, CSA ऑफ कौन भी पढ़ते हैं और TSA ऑफ कौन भी पढ़ते हैं। तो जब कौन के बारे में बात होती है तो बेटा माइंड में सिर्फ 3 फॉर्मूले ज़रूर घूम जाने चाहिए। क्या, इसका वॉल्यूम का, CSA का और TSA का, ठीक है। और कौन के बारे में बात होते ही दिमाग में क्वेश्चन की उसकी डायग्राम भी सेट हो जाना चाहिए कि ये R होता है, ये H होता है, ये R होता है, ये स्लैंट हाइट होगी, ठीक है। ये ट्रायंगल बन गई, O बन गई, ये A बन गई और ये क्या होगी, B। वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला है तो 1/3 पाई R स्क्वायर H 1/3 और ये क्या होगा पाई RL। अच्छा, और TSA क्या होगा। अब देखो यहाँ से अब TSA को समझते हैं, ये तो CSA हो गया। अब इसमें क्या क्या है, इस TSA के अंदर आता है CSA प्लस एक सर्कल। अब इसमें दो ही तो पार्ट है, एक तो ये तो हो गया मेरे पास सर्कल, ठीक है। तो दोनों को जोड़ के टोटल सरफेस एरिया बन रहा है। तो CSA क्या होगा बेटा पाई RL और सर्कल क्या हो गया पाई R स्क्वायर, बस कुछ नहीं। अब ये देखो, अब क्या पूछ रहा है, ये रेडियस दे रखा है, हाइट दे रखी है, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। तो रेडियस इसने दे रखी है कितने सेंटीमीटर दे रखी है बेटा, रेडियस दे रखी है इसने 7 सेंटीमीटर और हाइट इसने दे रखी है बेटा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और वॉल्यूम इसने कौन का वॉल्यूम ये पूछ रहा है और पाई की वैल्यू क्या लेके चलोगे 22/7, बस इस तरह। ये इसी तो बोलते हैं वन शॉट रिवीजन। और क्या होता है बेटा, ये है कि क्वेश्चन आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि कहाँ से उठाए। अब देखो वॉल्यूम ऑफ जो कौन का जो है वो कितना होगा 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो 1/3 पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7 और R कितना हो गया 7 × 7 और H कितना हो गया 6। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। तो 22/7 154 गुणा में 2 4 दूनी 8 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्वेश्चन इसका ऑप्शन आ रहा है बेटा B। ये मेरे हिसाब से इसका रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा B, और जो हमारे ऑप्शन में भी है, ठीक है। हाँ, अब मैं इसको रब कर देता हूँ। अब देखो अब मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर है 16, देखो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ E मेरे पास गिवन है 0.05, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी नॉट E ये है, ये पूछ रहा है। तो अब आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया है, सब बताएंगे बेटा। क्या, कौन से चैप्टर से, 15 चैप्टर प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। अब जो ये कंसेप्ट जो है, ये जो कंसेप्ट लिया है, ये कहाँ, कौन से कंसेप्ट लिया है, ये कंसेप्ट लिया है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से कंसेप्ट इसने उठाया है, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से कंसेप्ट उठाया है तो इसमें भी हम 4 से 5 टाइप के जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में हम पढ़ते हैं, जिसमें हमारा जो कंडीशन होती है। अब देखो बस यहाँ तक कॉम्प्लीमेंट्री में आप लोगों के इजी क्वेश्चन उठा दिया। बट अगर थोड़ा सा, अगर जो बच्चे को स्टैंडर्ड का जो पेपर देते हैं, जैसे CBSE ने जो बेसिक और स्टैंडर्ड, तो इसमें थोड़ा सा डीपली, जिसमें हम एग्जैक्टली, वन ऑफ देम, नन ऑफ देम, एटलीस्ट, एट मोस्ट, जो ये कंडीशन। अब देखो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई पूछ रहा है ये किस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आ गया ई, तो 1 माइनस 0.05 तो इज इक्वल टू 0.95 मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आएगा बेटा सी, इसका जो ऑप्शन है वो क्या आएगा सी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि कहाँ से उठाए, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से, बस माइंड में वही बात घूमनी चाहिए। और फिर हमने कॉम्प्लीमेंट्री में क्या पढ़ा था वो बात आनी चाहिए दिमाग में, बस इसके अलावा और कुछ नहीं, सब कुछ। अच्छा देखो सेक्शन ए जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है, सारे क्वेश्चन जो हम कर चुके हैं। अब देखो बेटा सेक्शन जो बी है, सेक्शन बी में अब ये कह रहा है प्रूव दैट, क्या प्रूव करो, 6 प्लस रूट 2 एक इज इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर है। अब इसमें क्वेश्चन सिर्फ 2 टाइप से बनते हैं जब इरेशनल नंबर का कंसेप्ट आता है तो। ठीक है, और डेफिनेटली है जो क्वेश्चन क्या है कि 3 मार्क्स का पूछता है। तो 3 मार्क्स में अब देखो सिंपल जो क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लो अब इसमें क्या, अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, नंबर सिस्टम्स की अगर प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो कोई भी बच्चा जो है इसको सोल्व करने से नहीं रह सकता, वो डेफिनेटली सोल्व करेगा। क्यों? क्योंकि हमने नंबर सिस्टम की प्रोबेबिलिटी की, मैंने वीडियो नंबर से प्रोबेबिलिटी नहीं, इरेशनल नंबर की जो नंबर सिस्टम की जो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है उसको देखें कैसे उसको क्या है दो। अब ये मेरे पास क्या हो गया बेटा, रैशनल नंबर है और ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हैं। कौन से नंबर हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हैं। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ऑलवेज इरेशनल है। तो अगर रैशनल प्लस इरेशनल रटना नहीं है ना, मैथ्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है बेटा, सीधा फोकस रखो, बस लॉजिक कंसेप्ट के ऊपर अगर फोकस रखो तो ज़रूर टॉप करोगे, श्योर है बेटा। ठीक है, बहुत ही इजी कंसेप्ट और बहुत ही इजी पेपर आएगा, ये डिमोरलाइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब रैशनल प्लस इरेशनल, इसका जो रिजल्टेंट है वो ऑलवेज इरेशनल आएगा। तो अब ये तो सम का केस आ रहा है। अब हमारे पास जो मैथमेटिक्स की जो टर्म होती है, ठीक है, ऑपरेशन जो होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो इसका मतलब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन भी कितने टाइप से बन सकता है? 4 टाइप से बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? एक सम का बनाएगा, वो एडिशन का बना सकता है, सब्ट्रैक्शन का बना सकता है, मल्टीप्लाई का बना सकता है, डिवाइड का बना सकता है, क्योंकि हम ऑपरेशन पढ़े हैं। जब मैथ्स के 4 पिलर होंगे तो इसका मतलब वो 4 पिलर से तो क्वेश्चन पुट करेगा, ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब एक टाइप तो इसने ये है, ये टाइप जो फर्स्ट है कि 2 को जोड़ के। अब टाइप जो सेकंड के बारे में बात होती है तो इसमें सिंपल जो होता है, जैसे √2 इरेशनल, √3, √5, हम इसमें मोटी मोटी बात करते हैं क्या, एक हम अपनी तरफ से हम इस देखो, अब मैं ये जो कंसेप्ट लेते हैं हम, या फिर इसी का कंसेप्ट लेते हैं, तो हम स्टार्टिंग में क्या लेके चलते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, हम लेके चलो मान लिए लेट करके, फिर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्यों? रैशनल नंबर होगी तो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी होगी, और सिंपलेस्ट फॉर्म में जो P/Q होगा या A/B, जो भी आप मानना चाहे, XYZ जो भी है, तो उसको क्या होगा, दोनों इंटीजर होंगे। अब दोनों अगर इंटीजर है तो वो दोनों प्राइम नंबर होंगे, और प्राइम नंबर अगर दोनों डिफरेंट हो गए तो इसका मतलब उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। क्या? एक सबका कॉमन फैक्टर होता है। इतनी बात होगी फिर। ठीक है, ये जो सारी बातें हैं वो डिटेल में, कुछ कुछ पॉइंट है वो ये रटने का क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये रटने का क्वेश्चन नहीं है, समझने का क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। अगर जिस बच्चे ने एक बार लॉजिक समझ लिया, मैं बात करवाऊंगा और मैं करवा भी रहा हूँ अपने बच्चों को, तो इस दौरान क्या है कि रटने का क्वेश्चन नहीं बेटा, समझने का क्वेश्चन है ये, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ ये ध्यान रखना। अब देखो सेक्शन एक क्या और कहाँ से अटैम्प्ट, और इसका अब देखो क्वेश्चन नंबर 18। अब जो क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है? 18 क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसको 0 दे रखी है, फाइंड करनी है। क्या? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, और 0 दे रखी है, क्या क्या दे रखी है? -4 और 2 ये दे रखी है मेरे पास। देखो जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में बात होती है तो सबसे पहले क्या बात होती है, उसको सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर होता है इसका। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ एक दे रखी है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे रखी है,
और उसमें सम ऑफ जीरोज़ को किससे डिनोट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को किससे डिनोट करते हैं। बहुत ही सिंपल। इसमें तो आप अच्छा है कि इसमें कोई टर्म डिवाइड करके नहीं दे रखी, नहीं तो हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़े। ये तो बिल्कुल सिंपल दे रखा है। अब देखो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, ये लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा सोल्व तो मैं यहाँ नहीं करवा सकता, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्ट है, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से उठता है, और बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। मैंने करवा भी रहा हूँ, अपने बच्चों को करवा भी दिए हैं मैंने ये। अच्छा, उसके बाद जो 19th जो क्वेश्चन है, 2 पोल ऑफ हाइट 7 और 12 सेंटीमीटर स्टैंड प्लेन ग्राउंड, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन फीट ऑफ पोल, डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप। सिंपल देखो 19th क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट क्या कहती है कि 2 पोल है जिसकी एक की हाइट 7 सेंटीमीटर है और दूसरे की हाइट 12 सेंटीमीटर है, और जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 12 मीटर दे रखा है। इसकी 7 दे रखी है मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक तो बेटा 7 ही होगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 5 मीटर होगी, जो 12 होगी तो बेटा ये भी 12 होगी। और इसका डिस्टेंस दे टॉप का डिस्टेंस बताना है, ये टॉप है, ठीक है। क्या कंसेप्ट लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम, डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम सोल्व कर सकते हो बेटा डायग्राम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। और 20th क्वेश्चन जो आ रहा है, 20th क्या दे रखा है, टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू √3 और टेंजेंट ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। बहुत अच्छा कंडीशन है, 0 डिग्री, ये किस ए प्लस बी, और 90 डिग्री और ये, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब ये वही बात आ गई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी बेटा, टेबल ज़रूर पढ़ के जाएं, टेबल बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर उठाएगा वो, ठीक है। और जो टेबल, अब ये क्वेश्चन, और ये मैंने वीडियो अपलोड की हुई है टेबल की, टेबल को किस तरह बनाते हैं, किस तरह, और किस किस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद रखनी है, ये भी मैंने बता रखा है। और बेटा इसको सॉल्व करते ये टेंजेंट की फॉर्म में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। अब ये बराबर के दोनों तरफ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैंसिल आउट क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों एक्यूट एंगल का कंसेप्ट है, ठीक है। बच्चे ऐसे ही कट देते, कट गए, ये समझ में नहीं आया कि क्यों कट रहे, क्योंकि एक्यूट एंगल का कंसेप्ट आता है। तो इसका मतलब जो ये है, ये क्वेश्चन कितना इजी तरीके से इसको दे रखा है, ठीक है। फिर हमारे पास जो इसकी जो क्या होगी, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना चाहो चाहिए उसको, ये 3 मेथड जो हमने पढ़े हैं उससे हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, रेडियस दे रखा है, एंगल एट सेंटर 45 डिग्री। अब कितना दे रखा है, अब इसको रब कर देता हूँ मैं। 20th क्वेश्चन देखो, अब 20th जो क्वेश्चन है, एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में बात कर रहा है, सर्कल का, जिसमें रेडियस दे रखी है 4 सेंटीमीटर और सेंटर पे जो एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखो सेक्टर से रिलेटेड अगर बात आती है ना, तो बेटा दिमाग में सेक्टर और सेगमेंट की बातें आनी चाहिए। क्या, अब मैं आपको बता देता हूँ, ये सर्कल हो गया, सर्कल OAPB, ठीक है, ये थीटा हो गया। अगर जब एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में बात आती है, सेक्टर या माइनर सेक्टर, ठीक है, तो θ/360 × πr²। कहाँ से उठा रखा है, चैप्टर 2 से, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, OAPB, ठीक है, इतनी बात। ये सेक्टर कौन सा आ गया, यहाँ से ये जो मेजर सेक्टर का जो कंसेप्ट आता है। और अगर मेजर सेक्टर का जो कंसेप्ट पूछता है, 360 पूरा जो साइकिल होती है वो 360 डिग्री का, माइनस θ/360 × क्या होगा, πr², ठीक है। अब देखो, अब ज़रूरी नहीं है सेक्टर के पूछे, सेगमेंट का भी पूछ सकता है। अगर सेगमेंट के बारे में बात करता है तो ये मेरे पास OAP और ये क्या हो गया B, इस लाइन को अगर मैं कोड को मिला देता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, सेगमेंट आएगा। अब एरिया ऑफ, ये डिनोट करेगा माइनर सेगमेंट को, ठीक है, सेगमेंट। मैं आप लोगों को जस्ट ये बता रहा हूँ बेटा कि 1 शॉर्ट रिवीजन के दौरान आपको क्या क्या पढ़ना है, बस क्वेश्चन डेफिनेटली वहाँ से उठाएगा। एरिया, अगर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अगर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पूछता है तो क्या होगा कि एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट करेगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट करने के भी 3 मेथड हैं,
अब ओ ए बी को, अब हमने यहाँ पे जो कंसेप्ट आता है सिमिलर ट्रायंगल का भी कंसेप्ट आता है। सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा के भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, और डायरेक्टली हम इसको एक और मेथड आता है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा उसको सोल्व करते हैं कि 1/2r² साइन थीटा, उसके थ्रू भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो अब सेगमेंट के बारे में बात आती है, तो एरिया ऑफ सेक्टर में अब ये पूछ रहा है बेटा, अब इसमें ये सब कुछ दे रखा है, इसमें थीटा = 45 डिग्री दे रखा है और r = 4 सेंटीमीटर। डायरेक्टली सोल्व करना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं जा रहा, देख लो। उसके बाद देखो ये अब सेक्शन बी कंप्लीट हो चुका है। अब जो सेक्शन सी है, अब सेक्शन सी के दौरान ये बात कर रहा है सेक्शन सी का। अब सेक्शन सी में क्वेश्चन उठा रहा है वो 3x/2 5y/3 = -2, ठीक है, x/3 + y/2 = 13/6। अब ये लीनियर इक्वेशन, कौन सा क्वेश्चन है? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का कंसेप्ट है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का कंसेप्ट ले रहा है, और अब इसको एलसीएम लेकर सिंपल वे में इसको सॉल्व कर सकते हो। और इसने ये कुछ नहीं कह रखी, और कितने मार्क्स का पूछ रहा है बेटा? 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं एक बार जो कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनकी मैं वीडियो भी अपलोड करूँगा पेपर से पहले। तो जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, इसको अब इसने ये नहीं कह रखी इसको सॉल्व कौन से मेथड से करना है ना जी। आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो, या इसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो, या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना बेटा, जो सिलेबस रिड्यूस हो गया उसको नॉलेज में रख के आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। पेपर की जो तैयारी करनी है उसको ध्यान में रख के करनी है, ठीक है। अच्छा, उसके अब देखो अब 23 जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कह रहा है कि द साइड ऑफ राइट ट्रायंगल 17 सेंटीमीटर लेस देन अदर साइड इफ़ हाइपो 25 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ साइड। इसको तो राइट ट्रायंगल दे रखी है। अब राइट ट्रायंगल दे रखी है, एक ट्रायंगल की जो साइड है वो 17 सेंटीमीटर कम है अदर साइड से। जब अदर साइड ही नहीं होगी तो दूसरी साइड कैसे होगी? ये देखो स्टेटमेंट का खेल है बेटा। मैं बार बार एक बात बता रहा हूँ, जिस बच्चे को पेपर के दौरान स्टेटमेंट समझ में आ गई तो वो बच्चा ज़रूर क्वेश्चन अटैम्प्ट करके जाएगा, श्योर है। लेकिन जिसको अगर स्टेटमेंट समझ में नहीं आई तो बेटा उसके लिए बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है। अब भी समय है, आप लोग लॉजिक और कंसेप्ट के साथ पढ़ सकते हो। अदर साइड को अगर x मान लो तो जो सेकंड जो साइड होगी वो 17 - x होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाइपो इसने 25 सेंटीमीटर, एक अगर x होगी तो दूसरी क्या होगी? 17 - x होगी। और इसको इजी तरीके से सोल्व कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और चैप्टर 4 से उठा रहा है क्वेश्चन, चैप्टर 4 से, ठीक है। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। कहाँ से उठाया है? क्वेश्चन नंबर जो 25 है, चैप्टर 10 थ्योरम उठाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 26 से इसने उठाया है प्रोबेबिलिटी से, और सिंपल क्वेश्चन उठाया है। और जो मैं बेटा जो बॉल से रिलेटेड, प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन एग्जाम में अगर बैठोगे तो आप इजीली तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो। ऐसे सिंपल वे में मैंने आप लोगों को वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसको ज़रूर देखना, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 27 आता है बेटा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद एक ट्रेन से रिलेटेड। और देखो अब जब ट्रेन से रिलेटेड आता है तो यूनिफॉर्म स्पीड एक फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड = डिस्टेंस। अगर यहाँ से मैं टाइम को अलग कर लेता हूँ, टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ट्रेन के लिए जो टाइम है, अगर अब देखो कोई भी जो अगर 2 स्टेटमेंट गिवन है, मैंने अपने बच्चों को करवाया है ऐसे क्वेश्चन को आपको फ़र्क कैसे करना है, क्वेश्चन कितने टाइप के आते हैं। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चों डिफरेंस नहीं कर पाते कि कितने टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन टाइप 1 भी बनता है, इसमें टाइप 2 भी बनता है, और यहाँ पे जो टाइप है वो 3 भी बनता है। बेटा 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसको सोल्व करने के। किसका? ट्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन में 3 टाइप्स के बनते हैं। अब
3 टाइप्स के लॉजिक बच्चे को अगर पता होगा ना कि ये टाइप 1 का है तो डेफिनेटली उसी पे दिमाग जाएगा, और टाइप 2 का पता होगा तो वो कैसे पता लगेगा, जब बच्चों को डिफरेंस बताएंगे कि ये कैसे होगा। तो इसलिए बेटा ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जब मैं इसको करवाऊंगा तो मैं आपको बेसिकली बेस से करवाऊंगा कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ये कैसे हैं और कैसे वो करेंगे, ठीक है, और कैसे स्टेटमेंट के अंदर पता लगेगा कि ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है और ऐसे सोल्व होगा, ठीक है। तो बेटा ये जो पेपर का जो सॉल्यूशन, अब इसमें एक क्वेश्चन बच रहा है मीन मीडियन मोड का, जो स्टैटिक्स से उठाया है बेटा, इसमें वो आप कर सकते हो, ठीक है। और जो हाँ लास्ट 29th जो क्वेश्चन 29th भी जो क्वेश्चन बच रहा है वो 1 + सेकेंट ए डिवाइड बाय सेकेंट ए, ठीक है, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 - कोस ए। अब इसके लिए बेटा 8.4 जो एक्सरसाइज है उसकी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वीडियो अपलोड हो चुकी है और मैं कर चुका हूँ। उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाएं और उसको, और मैंने उस वीडियो के दौरान मैंने आपको बता रखा था कि 95% जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम मैं देखता हूँ कि बच्चे ये मुझे बताते हैं कि सर हम तो इसको रट लेंगे। रटना नहीं है बेटा, कब तक रटोगे क्वेश्चन? हो सकता है कि यहाँ पे कोसिकेंट कर दिया, फिर रट के दिखाओ, कैसे रटोगे आप उसको? नहीं रट सकते, ठीक है। तो लॉजिक के साथ आप उसको पढ़ोगे तो बेटा डेफिनेटली क्वेश्चन, उसमें मैंने बता रखा है कि जो सीकेंट दे रखा है, कोसिकेंट दे रखा है, टेन दे रखा है, कोट दे रखा है, उसको कैसे कन्वर्ट करो, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी पहली दृष्टि में आप देखते हो उसको बता सकते हो। तो बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, तब आपको पता लगेगा कि बेटा मैथ्स में कंसेप्ट और लॉजिक क्या होता है, ठीक है। थैंक यू।